हाँ, तो दोस्तों स्वागत है कविशाला कॉन्क्लेव के एक और सेशन में। इस सेशन में हमारे साथ हैं सुशांत सिंह, जिनके लिए हम जितना परिचय दें उतना कम है। एक्चुअली कॉन्क्लेव के ज़रिए हम एक संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक इंडिविजुअल की आवाज़ है, आर्टिस्ट की आवाज़ है, लेखक की आवाज़ है, वो समाज के हर कोने तक पहुँच पाए और संवाद हमें लगता है संवाद होते रहना बहुत ज़रूरी है। केवल एक तरफ से बात उठती रहे या हम किसी को सुनते रहें, वो एक सही तरीका नहीं है जो आज के लेखकों या फिर आर्टिस्ट या फिर पॉलिटिकल फेसेस द्वारा चीज़ें कई बार होती हैं। तो एक संवाद बनाने की कोशिश है। आज हमारे साथ उसी संवाद की एक श्रृंखला में सुशांत सिंह जी हैं। सर स्वागत है आपका कविशाला कॉन्क्लेव के इस सेशन पे। धन्यवाद अंकुर, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सही कहा आपने, संवाद नहीं होगा तो एक तरफ़ा बात होती है और एक तरफ़ा बात में फिर जो है सिर्फ़ टकराव ही होता है। तो संवाद एकमात्र तरीका है टकराव को ख़त्म जी, करने का। जी। तो इसी बात से हम शुरुआत करेंगे आज का जो सेशन है कि जो एक कलाकार है, एक थिएटर आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट है, एक लेखक है, आप आप जिन जिन भी लेखकों को या फिर जिन भी आर्टिस्ट को देख रहे हैं आज, आपको क्या लगता है कितनी ईमानदारी से चूँकि एक लेखक का आई थिंक एक ज़िम्मेदारी है कि समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जो परेशानियाँ चल रही हैं, जो अभी रिसेंटली किसान आंदोलन को देखें, या इस तरीके के बहुत शैक्षिक आंदोलन हुए हैं इसके पहले, पॉलिटिकल आंदोलन हुए हैं, तो एक लेखक, क्या एक आर्टिस्ट या एक लेखक अपनी उस ज़िम्मेदारी का, उस आवाज़ उठाने का ईमानदारी से पालन कर रहा है? ये तो बहुत एक वृहद सवाल हो गया, क्योंकि आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत सारे हैं, तरह-तरह के हैं और सभी अपनी ज़िम्मेदारी का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं, ये कहना तो असंभव है। लेकिन काफ़ी सारे कलाकार और उसमें लेखक भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट्स भी हैं, पेंटर्स हैं, डांसर्स हैं, पोएट्स हैं, विजुअल आर्टिस्ट्स हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी जन आंदोलन का की रीढ़ की हड्डी बन जाते हैं। जी, और वो हमारे यहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत से लोग नहीं बोल रहे हैं तो कोई नहीं बोल रहा है। और ये हमने सीएए के समय भी देखा और अब किसान आंदोलन में भी देख रहे हैं। और बहुत सारे कलाकार हैं जो जुड़े हुए हैं उसके साथ, वो विजुअल आर्टिस्ट हों, चाहे स्केच आर्टिस्ट हों, पेंटर्स हों, कवि हों, गायक हों, सबका एक सपोर्ट है। और उसी से जो है एक शक्ल उभर के आती है आंदोलन की, जो आंदोलनकर्ताओं के अलावा भी जन सामान्य तक उसका सिंबोलिज्म क्या है, उसका भावार्थ क्या है आंदोलन का, वो जनमानस तक पहुंचाते हैं ये कलाकार। तो वो हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। सब नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत से लोग कर रहे हैं। जी। अ, आपने जी, बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं काफ़ी लोग अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसका वहन कर रहे हैं, बट एक तबका छूटा हुआ है, ठीक है, वो सभी लोग तो एक साथ नहीं आ सकते हैं, वो संभव भी नहीं है, क्योंकि थॉट्स में हमेशा थोड़ा डिफरेंसेस रहते रहते हैं। सर सोशल मीडिया को हमने देखा है कि आज के जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, इसके पहले भी अ, आई थिंक 2012 या 13 के टाइम पे एक अन्ना मूवमेंट भी उठा था, इसके बाद आज ये किसान आंदोलन उठा हुआ है। तो सोशल मीडिया को किस तरीके से देखते हैं कि जो आवाज़ है, वो जन-जन तक पहुँचाने में कितने सहायक सिद्ध हो रही है? क्योंकि नेगेटिविटी भी फैल रही है, बहुत सारी ट्रोलिंग भी हो रही है, चीज़ें सही हैं तब भी गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट की जा रही हैं। तो उसमें सोशल मीडिया किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है उसपे? जी। हाँ अंकुर, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत बड़ा हो चुका जी। है। एक उसका नेगेटिव साइड ये है कि अब जो है जो रिप्रेशन की आवाज़ें हैं, जो रिप्रेसिव ताकतें हैं, हुकूमतें हैं, वो अब इसका इस्तेमाल करना वो भी सीख गई हैं कि आप इतनी इंफॉर्मेशन फैला दीजिए कि आपको उसमें पता ही ना चले सच क्या है, झूठ क्या है। जी। तो वो भी सीख गए हैं, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया इतना पावरफुल टूल है कि उसे दबाना या पूरी तरह से दिग्भ्रमित करना लोगों को बड़ा इम्पॉसिबल सा है। एंड मेरे ख्याल सबसे पहला हमने सोशल मीडिया की ताकत देखी थी जब इजिप्ट में अपराइजिंग हुई थी। तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है बात फैली थी और फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। और आज की डेट में तो सोशल मीडिया एक मेन टूल है, क्योंकि जब अगर आपका देश का जो मुख्य मीडिया है, जहाँ से आप समाचार मिलते हैं, अगर वही प्रशासन तंत्र की गुलामी करने लगे,
तो जनमानस तक तो सही न्यूज़ पहुँचती नहीं है। तो ऐसे में सोशल मीडिया एकमात्र ज़रिया बचता है हमारे पास कि हम लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। और किसान आंदोलन में किसानों ने इस सोशल मीडिया की ताकत को बखूबी पहचाना। और एक जो ट्रैक्टर से ट्विटर तक की जो मुहिम शुरू हुई कि अब ट्रैक्टर, एक हाथ में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग और एक हाथ में ट्विटर हैंडल, ये जो मुहिम शुरू की उन्होंने अपनी आवाज़ सीधे, बजाय इसके कि कोई स्टूडियो उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाए, उसको डिस्टॉर्ट करके उन्होंने सीधे अपनी आवाज़ रखी। और अब तो अपना न्यूज़पेपर भी निकाल लिया है, ट्रॉली टाइम्स। तो वो पहचान रहे हैं इसकी ताकत को। और सोशल मीडिया दुधारी तलवार है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। फेक न्यूज़ होती है पीछे, फेक न्यूज़ का बड़ा जाल है। एक मिनट देना भाई, मैं जी, बिल्कुल। और जब तक सुजान सर आ रहे हैं, हम लोग उनसे कुछ कविताएं सुनने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। हाँ भाई, तो फेक न्यूज़ भी फैल जाती है और हर कोई उसका शिकार बनता है। मैं भी शिकार बनता हूँ। लेकिन फिर भाग्यवश ऐसे साथी जुड़े हुए हैं ट्विटर पर साथ में, जो फौरन बता भी देते हैं कि भाई आपने फेक न्यूज़ शेयर कर ली है। तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। बट वो तो है, ये इसका एक बुरा साइड पहलू है जिससे बचना बड़ा ही मुश्किल है। गलतियां होंगी, सबसे होंगी, लेकिन गलतियों से लोग सीखते हैं। तो आप कुछ भी शेयर करने से पहले वेरीफाई करें, 3 बार गूगल करें, फैक्ट चेक साइट्स हैं उनके पास जाकर के एक सवाल के रूप में पूछ सकते हैं कि भाई ये असली है या नहीं है। जैसे अभी कल परसों एक वाकया हुआ था, किसी ने एक मुझे भेजा था डायरेक्ट मैसेज में, एक रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट शेयर किया गया था जिस पर ऊपर लिखा था कि अदानी ग्रुप का नाम लिख करके नीचे लिख दिया गया था कि ये हमारी निजी रेलवे, हमारी निजी संपत्ति है। मुझे वो खटका पहली नजर में कुछ, क्योंकि जो ऊपर की लाइन है उसका फॉन्ट और अलाइनमेंट जो है वो बाकी के टिकट से मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने सोशल मीडिया पर सवाल के रूप में उसे प्रस्तुत किया कि भाई ये असली है या नहीं। और वो बहुत जल्द पता भी चल गया कि वो टिकट, प्लेटफॉर्म के दाम बढ़े हैं, प्लेटफॉर्म टिकट के 50 रुपए हो गए हैं, वो सही है। लेकिन ऊपर ये जो लिखा गया है अदानी ग्रुप के बारे में, वो गलत था। तो होता है। जी, दोनों तरीके से यूज कर रहे हैं, बट वो इंडिविजुअल्स के ऊपर भी है कि सोशल मीडिया को किस तरीके से लेते हैं। जो नेगेटिव वे पे ले रहे हैं या नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनको थोड़ा समझना चाहिए कि जो टूल दिया गया है, जो बनाया गया है, उसका सही तरीके से उपयोग करें। सर, आगे बढ़ते हैं। आप हमेशा आंदोलनों से जुड़े रहते हैं। आपने आई थिंक सीए मूवमेंट के दौरान, आपकी जो कविताएं आप शेयर करते हैं ट्विटर पे, हम सभी लोग पढ़ते रहते हैं। आपने सीए मूवमेंट के दौरान एक कविता लिखी थी, तो हम उस कविता को जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। जी जी, मैं थोड़ा मुंह जबानी याद नहीं है क्योंकि बहुत वक्त, जी, बिल्कुल। लगभग ऑलमोस्ट 1 साल पहले लिखी थी भाई। मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। उसका पीछे वाकया मैं बता भी पहले जी चुका हूँ, फिर भी शेयर कर देता हूँ। जिस वक्त ये सीए नहीं, जब ये सीए बी था, तब ये सब बिल था, तो उसी दौरान जो है दिल्ली में एक फैक्ट्री में बहुत तेज आग लग गई थी। और मुशर्रफ नाम का एक व्यक्ति, 43 लोगों में एक वो भी था जो जलकर मर गया था वहाँ। और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वो मेरे ही शहर बिजनौर का था, और बिजनौर में उसका एक दोस्त था। तो उस दोस्त ने उसके परिवार को संभाला फिर, और इनकी बचपन की दोस्ती थी। तो ये हिंदू मुस्लिम एंगल यहाँ था और एक एंटी मुस्लिम एंगल सीए बिल के थ्रू, सीएबी के थ्रू आ रहा था। तो उन दोनों को मिला करके ये एक एलेगोरिकल एक कविता मैंने लिखी थी, जो काफी लोगों ने पसंद की। और ये एक उदाहरण है कि कैसे कला जो है एक सिंबोलिज्म दे देती है किसी भी आंदोलन को। उसकी शक्ल, उसका भाव बन करके सामने आती है। जैसे हम देखेंगे, अब वो फैज साहब ने कब लिखा था वो नगमा, लेकिन वो किस तरह से सीए प्रोटेस्ट का जो है एक सिंबल बन गया। या फिर आमिर अजीज ने जब लिखा था सब याद रखा जाएगा, तुम जमीन पे जुल्म लिखना, आसमान में इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। दैट इंटरनेशनल फिनोमिना हो गया। तो ये आपकी आवाज बहुत दूर तक पहुंचाती है। और आंदोलनकर्ताओं के लिए एक उनकी हिम्मत बढ़ाने का एक टूल बन जाती है ये सब चीजें। वो जो जामिया की एक बच्ची थी जिसने अपने एक दोस्त को बचाया था पुलिस से, और जिस तरह से उसने उंगली दिखा करके रोका था पुलिस वाले को, उसका जो स्केच जो है वो एक सिंबल बन गया उस पूरी प्रोटेस्ट का। और उसे देख करके जब भी निराश होते थे आंदोलनकर्ता, तो इन सब सिंबल्स को देख करके उनके मन में जो है एक हिम्मत आती है,
एक डर को हटाने का एक टूल मिलता है। तो एनीवे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिल्ली की अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलसकर 42 लोगों समेत एक मुशर्रफ भी मारा गया। सिर्फ मुशर्रफ का नाम सुर्खियों में आया क्योंकि उसने आखिरी कॉल अपने जिगरी यार शोभित को लगाया। अंतिम घड़ी में एक मुसलमान को हिंदू दोस्त ही याद आया। भारतवर्ष के लोगों ने इसे एक बड़ी खबर बताया। सेहरा देने वाली इस कॉल की रिकॉर्डिंग जब मीडिया ने चलाई, लोगों की आंखें भर आई। पर बेचारा शोभित सकते में था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। नियम कायदे तोड़े मालिक ने और भस्म उसका दोस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि मालिक चोर था, मुनाफाखोर था। आग उसी ने लगाई थी क्योंकि वो आदमखोर था। और हो सकता है कि ये अफवाह हो, कसूर बाशिंदों का ही रहा हो। जब कुछ जलने की बू आई थी, उसी वक्त किसी ने नजर क्यों नहीं उठाई थी? उसी वक्त आग क्यों नहीं बुझाई थी? क्या कह सकते हैं, हवा में पहले ही इतना जहर है, कैसे पता चलता कि आज का ये धुआं कहर है। कुछ फौरन झुलस गए, पर अब क्या हो सकता था? एक ही तो रास्ता था बचने का, और वो बंद हो चुका था। कुछ फौरन झुलस गए, कुछ लड़ रहे थे, पर मुशर्रफ को एहसास हो गया था कि अब सब मर रहे थे। हवा स्याह हो चुकी थी, उसका दम घुट रहा था। शोभित की जिंदगी की सबसे भयावह कॉल थी। सांसें उखड़ रही थी मुशर्रफ की, पर दोस्त की आखिरी सांस तक आस थी उसे। वो हिम्मत देता रहा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तू आवाज दे, तुझे बचाने कोई तो आएगा। पर कैसे पहुंचता कोई? बहुत देर हो चुकी थी। गैर कानूनी दुकानों में फंसकर वहां की गलियां तंग हो चुकी थी। अब सिर्फ सुस्त पड़ती सांसें सुनाई दे रही थी। मुशर्रफ बोल नहीं पा रहा था। शोभित का दिल बैठा जा रहा था। उसका रोम रोम चिल्ला रहा था, हे राम, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इतना फासला है, कैसे अपने दोस्त को बचाऊं? यह गैर कानूनी फैक्ट्री वहां खड़ी कैसे हो गई? तमाम महकमों से चूक कैसे हो गई? सभी तो आदमखोर नहीं हो गए कहीं? इतिहास में पढ़ा था उसने कि हवा गर्म हो अगर, ये बीमारी महामारी सी फैलती है। गांव, कस्बे, शहर, पूरे के पूरे देश लीलती है। फिर सांस सुनाई देनी भी बंद हो गई। मुशर्रफ मर गया। जाते जाते घर का सरपरस्त अपने दोस्त शोभित को कर गया। मैं जानता हूं शोभित, ये चोट बहुत कड़ी है, चुनौती बहुत ही बड़ी है, पर डरो मत, मैं साथ हूं तुम्हारे। मुशर्रफ की आखिरी फरियाद मैंने भी तो सुनी है। जिम्मेदारी अब मेरे कांधों पर भी तो पड़ी है। तो उठ खड़े हो शोभित, आग बुझी नहीं है अभी। इससे पहले कि हवा और गर्म हो जाए, इसे बुझाना होगा। आदमखोरों से मुल्क बचाना होगा। क्या बात है, बहुत शानदार। और आपके जो शब्दों, मतलब आपने जिस तरीके से पढ़ा है वो सच में मोटिवेशनल है। इसी तरीके के शब्दों से जो भी आंदोलनकारी होते हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। जी, क्योंकि उस आंदोलन में एक बात जो शुरू में थी कि साहब ये संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान के खिलाफ ये कानून है, सीए, वो सब ठीक था। पर एक रियलाइजेशन जो आर्टिस्ट्स के जरिए मुसलमानों ने भी किया कि नहीं, ये आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी की भी लड़ाई है। और ये वक्त है कि जो मेजॉरिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, ये वक्त है कि अब वो मुसलमानों के पीछे खड़े हों आकर के इस आंदोलन में, वो बताएं कि हम साथ में हैं। वो बहुत जरूरी है। तो ये मुशर्रफ और शोभित का जो रिश्ता है वो इसी तरह बन गया कि साहब अब ये जिम्मेदारी, असल जिम्मेदारी हमारी थी, मेजॉरिटी की थी उस वक्त। और मुस्लिम आइडेंटिटी एक उजागर करने की जरूरत थी, उसे पकड़ कर रखने की जरूरत थी कि नहीं साहब, ये मुसलमानों के खिलाफ है कानून, तो इसलिए मुसलमान को अपनी आइडेंटिटी पर कायम कर रहना होगा। तो कुछ यूं हुआ। अब बात किसान की आ गई है, तो अब एक सिंबोलिज्म जो 1906 में आप देखिए ना साहब, 1906 में सरदार अजीत सिंह ने जो कॉल दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा, तेरा लुटना जाए माल चट्टा, पगड़ी संभाल, वो अब 1906 के बाद, मतलब 100 से भी ज्यादा साल के बाद, अब वही स्लोगन वापस इस आंदोलन का सिंबल बन गया है। उनकी तस्वीर और एक जो बिल्ला बनाया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बनाया है, अजीत
सिंह, सरदार अजीत सिंह की तस्वीर है, ऊपर पगड़ी सब। जी। हाँ, कुछ चीज़ें क्योंकि आप सिनेमा से आते हैं, आपने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया हुआ है। अभी आपका रिसेंटली अ सिंपल मर्डर भी आया था, जो वेब सीरीज़ थी। बहुत लोगों ने सराही, आपका जी। रोल बहुत इंटरेस्टिंग था उसमें। वो कुछ अलग तरीके से देखा आपको उसमें, तो उसके लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। और इसके अलावा मैं एक सिनेमा से एक जोड़ा कि जो एक आरोप लग रहा है, आज का जो बॉलीवुड है, आज का जो एक फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसपे एक आरोप लग रहा है कि उसको 5-6 लोग, 7 लोग चला रहे हैं। अभी कुछ दिनों में बहुत फाइट मची, बहुत लोगों ने शोर करा। एक एक इंडिविजुअल की जो लाइफ़ थी वो चली गई, उसको लोग दूसरे तरीके से दूसरे सिरे पे लेके चले गए। ये जो सब कुछ चल रहा है, क्या आपको आपको लगता है कि सच में इंडस्ट्री इस तरीके से चल रही है या फिर एक अलग तरीके की धारणा बन चुकी है, उस धारणा को चेंज करने की ज़रूरत है इंडिविजुअल्स को? वो धारणा पूरी तरह गलत भी नहीं है भाई, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जी, लेकिन समय बदलता है, हमेशा बदलता रहा है। नया खून इंडस्ट्री में हमेशा आया है और लोग आते हैं, नए से फिर पुराने हो जाते हैं, पावरफुल भी बनते हैं और फिर वो उस सिस्टम का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें शाहरुख खान की, जी, शाहरुख खान तो किसी फ़िल्मी बैकग्राउंड से नहीं थे। वो आए, उन्होंने इस सिस्टम को चुनौती दी और एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। अब ये बात अलग है कि फिर वो वापस वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए, जहाँ वो उन लोगों में से हैं जो इस इंडस्ट्री को तकरीबन कंट्रोल करते हैं। बट वो जी, कमर्शियल सिनेमा है, उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है और वो हमेशा ऐसा ही होता है। आप हॉलीवुड को देखें तो वाइनस्टाइन ब्रदर्स, जिनका मी टू में भी नाम आया था, वो हुँ, एक लंबे समय तक उनका एकाधिकार था, या 20th सेंचुरी फॉक्स, 2-3 बड़े स्टूडियोज जो हैं वो पूरी कमर्शियल इंडस्ट्री को सस्टेन भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। जी, जी, बट वो कमर्शियल एंगल है, वो हर जगह होता है। आप कॉर्पोरेट में चले जाइए तो 2-3 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। पावर जिसके हाथ में आ जाती है भाई, वो कंट्रोल ही करता है, वो हमेशा होता है। बट उसके बावजूद चैलेंजर्स, रिबल्स वो आते रहते हैं। एक रामगोपाल वर्मा भी आएगा बीच में, एक अनुराग कश्यप भी आएगा, तिग्मांशु धूलिया जी, आएंगे, मनोज वाजपेयी भी आएंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आएंगे। तो वो उसको आने से कोई नहीं रोक सकता। और अब जबकि ओटीटी, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो है, जिनको हम वेब सीरीज का जो एक माध्यम है, वो जो शुरू हुआ है, उसने तो फिर इस एकाधिपत्य को तोड़ करके रख दिया है। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी किसी की शक्ल देख करके नहीं रुकता है कि मुझे ये देखना है, उसे कंटेंट चाहिए। जी, कितनी भी बिल्कुल। बड़ी शक्ल क्यों ना हो, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत बड़े नाम है, इन प्लेटफॉर्म्स पर पंकज त्रिपाठी हैं, बड़े नाम है। अगर उनका काम भी अगर 15 मिनट में उनको नहीं पकड़ा कि भाई इस वेब सीरीज में दम नहीं है या इस फिल्म में दम नहीं है, कलाकार भले कितने अच्छे हो, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो क्रिएटिव लोगों के लिए इस वक्त एक बड़ा ही डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म आ गया है, जहां सिर्फ क्रिएटिव लोग चाहिए। और उसके अलावा भी, चाहे आप कमर्शियल सिनेमा ले लें, चाहे आप स्टार सन्स की बात कर लें, स्टार डॉटर्स की बात कर लें, मैं कहूंगा कि खेलों का एरिना और हमारा एरिना, ये बहुत ही डेमोक्रेटिक है। क्योंकि हुँ, आपको पहला ब्रेक जरूर मिल सकता है कि आप शायद गावस्कर साहब के बेटे हैं, या तेंदुलकर के बेटे हैं, या बच्चन साहब के बेटे हैं, या अनिल कपूर की बेटी हैं, आपको पहला ब्रेक मिल जाएगा। लेकिन अंततः आपको दर्शकों ने कितना सराहा, आपने दर्शकों को कितना रिझाया, आपकी सफलता का पैमाना वही है। आपको सुपरस्टार दर्शक ही बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। जी। जी, बिल्कुल। और कैसा कंटेंट जनरेट हो रहा है, आपकी एक्टिंग कैसी है, उसपे ही दर्शक जो आगे जो एक्टर चलते हैं, चाहे ओटीटीज़ पे हों, चाहे फ़िल्मों में हों, उसपे ही डिपेंड करता है वो। आपकी सर एक्टिंग अच्छी आप है या आपकी अदायगी जी, है, अदाकारी है, अदाओं पे भी लोग मरते हैं। अभी जी, सलमान खान है, मैं मुझे नहीं लगता सलमान खान खुद कहेंगे कि मैं दुनिया का महानतम एक्टर हूँ, पर वो सुपरस्टार है। एक उनमें जी, अदा है जो अगर मैं देखता हूँ चुलबुल पांडे का कैरेक्टर, तो मुझे भी मजा आता है उसे देखने में। उनकी उस अदायगी के लिए वो फेमस है। कोई अपने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बड़े लंबे समय तक सुपरस्टार रहे, वो तो एक्टर ही नहीं थे बिल्कुल भी बेचारे। जी, लेकिन उसके बावजूद मैं भी उनकी फिल्म में, टर्मिनेटर मुझे बहुत पसंद है भाई। उनकी फिजिक देखना, वो उनका स्टाइल, आल बी बाक जैसे बोलते थे, मुझे भी पसंद था। तो कुछ तो स्पेशल हो आप में, और वो स्पेशल दर्शक पहचानता है और फिर आपको वो खुदा बना देता है। जी, बिल्कुल। आपने कंटेंट की बात की एक्चुअली जैसे हम लोग आज साहित्य की बात कर रहे हैं, हम लोग कविशाला पे बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी राइटर हुए हैं, जैसे साहिर लुधियानवी है ना? इसके पहले इस तरह के बहुत सारे राइटर्स हुए हैं। तो क्या इस तरीके के जो लेखक हैं, इन पे क्या सिनेमा में कुछ इनके ऊपर कुछ फ़िल्में या फिर
ओटीटी में कुछ बनाने का प्लान चल रहा है? कुछ आपके आप कर रहे हैं या फिर कुछ आपके जो साथी हैं वो कुछ प्लान कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे? मुझे ऐसी कोई खबर तो नहीं है भाई। बट हाँ, पीछे नंदिता दास ने मंटो पर एक फ़िल्म बनाई थी। हाँ, हाँ, तो और अब तो कंटेंट चाहिए ही, तो घूम फिर करके साहिर साहब, अमृता प्रीतम और अमृता जी पर शायद काम हो रहा है, कोई उनकी ऊपर काम कर रहा है। वो तो आएँगी स्क्रिप्ट्स, ज़रूर आएँगी, क्योंकि ये सिर्फ़ लेखक ही नहीं थे, ये क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने उस समय समाज की सोच को झकझोरा। और जी। एक बड़ी दिलचस्प ज़िंदगी है इन लोगों की। तो वो मेरे ख्याल से जल्दी आएगी आएगी इनकी कहानी पर्दे पर, डेफ़िनिटली। जी। सर हम एक्चुअली वार्तालाप हमारा हाफ एन आवर का था, तो हम आखिरी पड़ाव पे हैं वार्तालाप के अपने जो आज का संवाद है। तो मैं आखिरी अच्छा, में आपका एक मैसेज आपसे जो नए लोग हैं, वो लेखक हो सकते हैं, वो थिएटर करना चाहते हैं, उनको कितनी ज़िम्मेदारी से या कितनी पॉज़िटिविटी के साथ में चीज़ों को देखिए लेखक है, उसको पढ़ना है। आजकल अगर क्या हो रहा है कि लोग कम पढ़ के तुरंत लेखक बनना चाहते हैं। वो 2 मिनट मैगी जैसा है कि हाँ, उनको लेखक बनना है पहले, है ना? सेम वे पे फ़िल्मों में है कि उनको हिट मिल जाए, उनको उनको सक्सेस पहले चाहिए, वो काम कम करना चाहते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको ऑब्वियसली पढ़ने की ज़रूरत है, उनको अगर थिएटर में जाना है तो थोड़ा उनको काम करने की ज़रूरत है पहले? जी, सर। जी मैं विनती ही कर सकता हूँ, संदेश तो क्या दूँ? बाकी तो जिसको जैसा करना है वही करेगा। ये वाक़ई 15 मिनट्स ऑफ फेम वाली जनरेशन आ गई है अब, और बहुत जल्दी आप यूट्यूब पर आपका कुछ हिट हो जाता है तो आप फ़ौरन जो है सुपरस्टार बन जाते हैं दुनिया भर के। हुँ, और हुँ। फिर वो उतनी जल्दी लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। ये याद रखिएगा। एक बड़ा एग्ज़ाम्पल है वो, कौन-सा वो डांस वाला कोरिया का एक शख्स बड़ा हिट हुआ था। अम, हाँ, अभी शायद वो कहाँ नाम है किसी को नहीं पता। उसका डांस मतलब व्हाइट हाउस तक भी पहुँच गया था, जगह-जगह इनवाइट किया गया। तो वो कहाँ है नहीं पता। या इस तरह के बहुत एग्ज़ाम्पल हैं। अगर आप वाक़ई पैशनेट हैं कला के प्रति, लेखन के प्रति, कोई भी कला आपके अंदर, लंबे समय तक अगर टिकना है, तो भाई कच्छप गति से चलिए। जी। खरगोश हमेशा हारता है, कछुआ जीतता है, ये हाँ। सत्य है। फिर वो आप चाहे मेरा करियर देख लें, फिर आपने सिंपल मर्डर का ज़िक्र किया था, तो इत्तेफ़ाकन जिस दिन सिंपल मर्डर का पहला दिन था शूटिंग का मेरा, जब मैं तैयार हो रहा था तो किसी असिस्टेंट ने या किसी ने बताया, "सर आज सत्या को 22 साल हो गए रिलीज़ ओहो! हुए।" अचानक ये मेरे आपने रोंगटे खड़े हो गए हुँ, कि 22 साल हो गए हैं मेरे करियर को, पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और मैं आज एक नए काम की शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो वो एक अजीब-सा गुदगुदाने वाला हुँ, रोमांच भरा एक लम्हा था। और ये लम्हे आपकी ज़िंदगी को कुछ मायने देते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे मानीखेज ज़िंदगी बितानी है, तो भाई धीरे-धीरे चलिए। अपने आस-पास के माहौल को समझते हुए, देखते हुए, औरों को पढ़ते हुए कि और अच्छे लोग क्या कर रहे हैं, बुरा भी है तो बुरा क्या कर रहे हैं, ताकि आपको उससे भी सीख मिले कि मुझे ये नहीं करना है। आप अपने जी, कंटेम्परेरीज़ का, पुराने लोग जो आपके लिए जगह बना कर के गए हैं, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं खड़ा होता। हम बिल्कुल। अपने पहले आए लोगों के कंधों पर कदम रख करके हम अपना वजूद खड़ा करते हैं, और ताकि कल कोई आए और हमारे कंधों पर खड़ा होकर के हम इस कला को और आगे ले जाए। तो जो पहले आए उनका काम भी समझें, जो साथी हैं उनका काम भी समझें, और जी, फिर अपनी कला को निखारते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि कोई भी कला जो है ना वो उम्र के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ निखरती जाती है। तो उसको जी, निखारने के लिए लेकिन आपको एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, जिंदगी भर एक स्टूडेंट रहे भाई। आप किसी भी कला पर जिस दिन आपको लगा कि आज मैंने इस पर पूरा जो है मास्टरी हासिल कर ली है, तो उस दिन आप बतौर कलाकार मर जाएंगे। मास्टरी कभी जी, नहीं होगी आपकी। जिंदगी भर स्टूडेंट रहे, सीखते रहें, और हमेशा आप अच्छा काम देकर ही जाएंगे दुनिया को। जी। असल में आखिरी में आपसे एक चीज़ और पूछूँगा, आप किसको पढ़ते हैं? आपके पसंदीदा लेखक कौन है? अब कवि भाई या मैं तो मैं सबको पढ़ता हूँ। मैं नॉन फिक्शन से लेकर के फिक्शन, बायोग्राफी सब कुछ पढ़ता हूँ। फिलहाल एक किताब, अब ये जब से स्मार्टफोन्स आए हैं भाई, इससे बड़ी तकलीफ हो गई है। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। कभी मैं, एक वक्त था कि मैं एक दिन में एक किताब पढ़ डालता था। अब यह है कि एक किताब मुझे कई महीनों तक किताब मुझे पढ़ती रहती है। तो फिलहाल मैं अशोक कुमार पांडे जी की किताब पढ़ रहा हूँ, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, बसने और बिखरने हेलो? के 1500 साल। आपको आवाज आ रही मेरी? जी, अभी आ रही है, अभी क्लियर है। अभी कुछ इंटरनेट इश्यू हो जी, गया था बीच अशोक में। कुमार जी, पांडे जी की किताब इस वक्त पढ़ रहा हूँ, कश्मीर और कश्मीरी पंडित। काफी महीनों से पढ़ रहा हूँ, आधी पढ़ पाया। तो वो उनकी रिसर्च देखने लायक है भाई।
उन्होंने मतलब तकरीबन कश्मीर के इतिहास में जो कुछ लिखा गया है सबको पढ़ा और एक परिप्रेक्ष्य के साथ पढ़ा, कंटेक्स्ट के साथ समझते हुए, और फिर एक पूरा इतिहास दिया है कश्मीरी पंडितों का। समझ में आता है कि यार ये इतनी इतनी सिंपल, या ये कह देना कि ये नेहरू की देन है, कश्मीरी पंडितों की समस्या, कश्मीर की समस्या इतना सिंपल नहीं है। ये एक भौगोलिक ऐतिहासिक अन्याय उस रीजन के साथ होता आ रहा है, तो फिलहाल वो पढ़ रहा हूँ भाई। सर मैं एक्चुअली, आपने अच्छी चीज बोली कि आप पढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आप सुन के कुछ लोग पढ़ना शुरू कर दें जो बिना पढ़े हुए लिखना शुरू कर देते थे, कि आपने बोला कि आप बहुत सारा पढ़ते हैं, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। जी जी जी, कुछ पढ़िए लिखने से पढ़िए, पहले। और दिमाग दिमाग खुला रखिए। जी, वो आपकी बहुत सोच भी जरूरी सही है। हो, वो सही नहीं है। दोनों जी पक्ष, जो आप चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे किसी भी पंथी हो, मैं तो कोई पंथी नहीं हूँ, हर पंथ में अच्छाइयां ढूंढता रहता हूँ। दिमाग खुला जी रखें, हो सकता है आपको बहकाया गया हो सकता है मुझे बहकाया गया हो, तो इसलिए पढ़ना, विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, और फिर आपस में संवाद करना है। चुप होकर के अपने जी पाले में बैठ जाए और मैं अपने पाले में बैठ जाऊं, उससे लड़ाई खत्म नहीं होगी। जी, बिल्कुल संवाद बना रहना चाहिए सर। इसी बात के साथ में थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और एक अच्छी वार्तालाप, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाई, अच्छे संदेश दिए लोगों को, ताकि कुछ ना कुछ अच्छा लेके जरूर जाएंगे। लोग पढ़ना शुरू करेंगे या फिर जो भी आंदोलन चल रहे हैं उनको दूसरे नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद अंकुर, और देखने वाले सभी लोगों को प्रणाम, एंड ऑल द बेस्ट भाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।